अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट वालेकुम सलाम सर। आज का जो हाय। हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है पॉइंट नंबर 4, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। बेटा कल हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात की थी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोगों ने कुछ फैमिलीज की बात की, फिर हम लोगों ने कुछ ब्लॉक्स की बात की। बेटा ब्लॉक्स के बाद हम लोगों ने आज एक और क्लासिफिकेशन पढ़नी है पीरियोडिक टेबल की कि ओवरऑल पीरियोडिक टेबल को मेटेलिक करेक्टर के लिहाज से हम बेटा क्लासीफाई करते हैं। बेटा मेटेलिक करेक्टर के लिहाज से ओवरऑल जो हमारा पीरियोडिक टेबल है इसको 3 क्लासेस के अंदर हम क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 मेटल्स, नंबर 2 नॉन मेटल्स एंड नंबर 3 बेटा ये मेटलॉइड। अब मेटल्स क्या होती हैं बेटा? मेटल्स वो हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं। और नॉन मेटल कौन सी हैं बेटा? नॉन मेटल्स वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। और मेटलाइड को बेटा सेमी मेटल भी कहते हैं। मेटलाइड कौन सी चीज़ होती है बेटा जी? जो नॉन मेटल और मेटल दोनों तरह का बिहेवियर शो करे उसको हम कहेंगे मेटलॉइड या हम कहेंगे सेमी मेटल्स। अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो जैसे इस पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा जी ये 3 डिफरेंट कलर के साथ डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, नॉन मेटल्स। और ये जो कलर है ये मेटल्स का है, ये बेटा जो कलर है ये मेटलॉइड का है। तो ओवरऑल देखें तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे, कहाँ पे बेटा जी? लेफ्ट साइड पे, और इसके साथ साथ ये सेंटर में, और सेंटर के अलावा बेटा ये बॉटम में, ये हमारे पास मेटल्स हैं सारी की सारी। और इसी तरह से ये राइट कॉर्नर में अपर साइड पे देखें जो ये आपको लाइट ग्रीन कलर नजर आ रहा है बेटा, ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। और मेटलाइड कौन सी है? मेटलाइड बेटा मेटल एंड नॉन मेटल के बिटवीन एक लाइन है। ये जो मेटल एंड नॉन मेटल के बिटवीन ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है पिंक कलर की, बेटा जी इन एलिमेंट को हम नेम देते हैं मेटलॉइड का। अब ये जो लाइन है इस लाइन को हम बेटा जी स्टेप या स्टेप लाइन भी कहते हैं। स्टेप लाइन बेटा वो लाइन होती है जो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बेटा जी डिफरेंस पैदा करती है। यानी इससे अपर वाले नॉन मेटल्स एलिमेंट होंगे और इस लाइन से जो बिलो वाले होंगे वो सारी की सारी कौन से एलिमेंट होंगे बेटा? मेटल होंगे। अब अगर यहाँ से इस लाइन को इस पीरियोडिक टेबल में देखें तो बेटा ये बोरॉन, ये आपके पास सिलिकॉन, आर्सेनिक, मेटाटोलरियम, ये आपके पास एस्ट्राटीन, ये जो लाइन है ये वो लाइन है जो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है जिसको हम कह रहे हैं मेटलॉइड। बेटा ओवरऑल हमें इस डिस्कशन से क्या समझ आई कि पीरियोडिक टेबल को ऑन द बेसिस ऑफ मेटेलिक करेक्टर हम 3 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है पीरियोडिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले बेटा हम प्रीवियस टॉपिक के ऊपर जानना चाहते हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा हम लोगों ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर के लिहाज से हमने जो अरेंजमेंट की थी बेटा, वो अरेंजमेंट की थी किस में? हमने अरेंजमेंट की थी ग्रुप्स में और अरेंजमेंट की थी पीरियड्स के अंदर, जिसका हमने वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल रोज का नेम दिया था। अब बेटा हम लोगों ने जो अरेंजमेंट की है उसके अंदर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ का ख्याल रखा था। हमने ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ग्रुप 1A के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। इसी तरह से ग्रुप 2A के एलिमेंट के वैलेंस शेल में, यानी जो ग्रुप नंबर होगा उतने ही बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करके देख सकते हैं। बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होने की वजह से हमने उसको क्या किया था? अरेंज किया था। लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, दोबारा से मैं पीछे वाली स्लाइड में आता हूँ बेटा।
जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं यानी हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ या लिथियम से बेटा नियॉन की तरफ, आपको पता है लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, देन बेरिलियम का 4, कार्बन का बेटा 5, यानी जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। इट्स मीन के अगर ग्रुप में प्रॉपर्टीज सेम है तो बेटा लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए इनकी प्रॉपर्टी के अंदर चेंजिंग भी तो आनी चाहिए ना, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बेटा इंक्रीज होंगे तो फिर उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होंगी। अब इस प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करने के लिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टी। स्पेशली यहाँ पे हमने बात करनी है फिजिकल प्रॉपर्टी के पीरियोडिक में टॉप टू बॉटम, पीरियोडिक में लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है और बेटा कैसे चेंज होती है। यही बेसिकली ट्रेंड है जिसको हम पीरियोडिक ट्रेंड कहते हैं या पीरियोडिसिटी कहते हैं। बेटा कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, बेटा डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसकी हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर बात करनी है। नंबर 1 आपके पास है एटॉमिक साइज, देन बेटा आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड हाइड्रेशन एनर्जी। बेटा ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनकी हम लोगों ने स्टडी करनी है पीरियोडिक टेबल के अंदर कि ये कैसे चेंज होती हैं लेफ्ट टू राइट, ये किस तरह से चेंज होती हैं टॉप टू बॉटम। बेटा वन बाय वन इसको देखते हैं कि किस तरह से चेंज होती हैं और उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी वो हमारे पास है एटॉमिक साइज। बेटा जो एटॉमिक साइज है इनको हम टू वे में डिफाइन कर सकते हैं। एटॉमिक साइज को एटॉमिक रेडियस के लिहाज से बेटा डिफाइन किया जा सकता है या एटॉमिक साइज को आयनिक रेडियस के लिहाज से डिफाइन किया जा सकता है। अगर लफ्जी मतलब देखा जाए एटॉमिक साइज का तो क्या होगा, साइज ऑफ एटम, यानी एटम के साइज को हम टू वे में डिफाइन कर सकते हैं, एटॉमिक रेडियस के लिहाज से एंड बेटा जी आयनिक रेडियस के लिहाज से। तो वन बाय वन देखते हैं एटॉमिक रेडियस क्या होता है और आयनिक रेडियस क्या होता है। बेटा एटॉमिक रेडियस की सबसे पहले डेफिनेशन होगी कि एटॉमिक रेडियस बेसिकली होता क्या है। तो डेफिनेशन की तरफ बाद में मूव करते हैं, पहले ज़रा इसके लफ्ज़ के ऊपर गौर करते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या समझ आया, रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। डेफिनेशन तो कर दी, क्या बेटा हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा अगर आप सिर्फ एटम का रेडियस मालूम करना चाहेंगे तो वो मालूम नहीं कर पाएंगे। सर इसकी क्या रीज़न है, बेटा एटम का साइज बहुत स्मॉल होता है। फर्स्ट ईयर में भी आप ये पढ़ के आ चुके हैं कि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ एटम एंड ड्यू टू बेटा जी इसका आप कह सकते हैं एक रीज़न तो ये हो गई स्मॉल साइज वाली, दूसरी रीज़न आपके पास हो सकती है कि जो एटम है ना, एटम के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है बेटा उसकी शार्प बाउंड्री नहीं होती। यानी अगर तो मैं आपसे कहूँ कि बेटा यहाँ से लेकर इस चेयर से लेकर चेयर नंबर 1 से लेकर चेयर नंबर 2 तक डिस्टेंस को मेजर करो तो एक शार्प बाउंड्री आ गई, आपको वाज़ेह तौर पर पता चल गया कि सर ने कहाँ से लेकर कहाँ तक का डिस्टेंस कहा है। लेकिन बेटा जी एटम के अंदर अगर आपने एटम का रेडियस मालूम करना है तो वो रेडियस होता है एटम के न्यूक्लियस से उसके वैलेंस शेल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना उसको हम मालूम करते हैं। अब अगर शार्प बाउंड्री नहीं होगी, एक तरफ तो है न्यूक्लियस, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहाँ तक है इसके बारे में बेटा एग्जैक्ट आइडिया हम नहीं दे सकते। इसका मतलब है कि एटम का जो रेडियस है या एटम का जो साइज है सिंगल एटम का उसको मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है। इवन अगर हम बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी यूज़ कर लें तो उससे भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एटॉमिक जो रेडियस है उसको मालूम करना हमारे लिए मुश्किल होता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर बेटा जी हम सिंगल एटम की बजाय हम कहते हैं कि दो एटम का आपस में बॉन्ड बना लें। जब बॉन्ड बना लेंगे तो बेटा उन दो एटम के दरमियान जो बॉन्ड है उस बॉन्ड लेंथ को हम मालूम कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सी टेक्निक्स हमारे पास मॉडर्न टेक्निक आ चुकी हैं, उन टेक्निक को आप इस्तेमाल करते हुए डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लाई, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लाई बेटा वो आप मालूम कर सकते हैं।
उसको हाफ कर देंगे तो एटॉमिक रेडियस आ जाएगा। इसलिए पहले बेटा हम डेफिनेशन करते हैं कि एटॉमिक रेडियस हमारे पास बेसिकली डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, यानी सेंटर से आउटर मोस्ट जो शेल है उसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि बेटा इसको कैलकुलेट करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है, तो फिर क्या करें, टू एटम को आपस में बेटा जी बॉन्डिंग करवा दें दो एटम्स की। जैसे ये टू एटम्स में हमने लिए जनरल एटम्स हैं, अभी हमें नहीं पता ये कौन से एटम्स हैं, हमने कोई भी दो एटम ले लिए, हाइड्रोजन के ले लिए, क्लोरीन के ले लिए। तो बेटा ये इन टू बॉन्डेड न्यूक्लाई के दरमियान जो डिस्टेंस होगा जिसको हम डी कह रहे हैं, ये बेसिकली बॉन्ड लेंथ है। अगर आप इसको हाफ कर दें यहाँ से, ये सेंटर से, तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, रेडियस होता है, तो बेसिकली आर आपके पास, वैसे भी अगर मैथमेटिक्स में बेटा जी किसी सर्कल का रेडियस मालूम करना चाहते हैं तो आप डायमीटर को हाफ करते हैं। तो यहाँ भी डायमीटर नहीं है, बेसिकली डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लाई। इस डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, और रेडियस आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम, और डी हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम। ये आइडेंटिकल का वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया है, जैसे मैंने एग्जांपल ली बेटा, यहाँ पे हार्डिन हार्डिन हो सकता है, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन हो सकता है। अगर तो सेम एटम है फिर तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस होगा, अगर डिफरेंट एटम है तो फिर बेटा जी वो एटॉमिक रेडियस हाफ ऑफ द डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस नहीं हो सकता। जैसे एक साइड पे बेटा जी ये वाला एटम हो, एक साइड पे स्मॉल साइज का एटम हो, तो फिर उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हाफ करेंगे तो ना बेटा इसका रेडियस बनेगा ना वो इसका रेडियस बनेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले जैसे अभी क्लोरीन क्लोरीन की एग्जांपल ली है, तो क्लोरीन क्लोरीन से क्लोरीन का रेडियस मालूम कर लें, और हार्डिन हार्डिन की एग्जांपल से बेटा हार्डिन का रेडियस मालूम कर लें। फिर अगर HCl के दरमियान आप बेटा बॉन्ड डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं, रेडियस मालूम करना चाहते हैं, तो हाइड्रोजन का रेडियस और क्लोरीन के रेडियस को दोनों को प्लस कर दें। बेटा इस तरह से आप इसका रेडियस मालूम कर सकते हैं। इसके बाद बेटा एटॉमिक रेडियस के डेफिनेशन के बाद हम लोगों ने बात करनी है ट्रेंड की। पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या होगा, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो बेटा पीरियोडिक टेबल के अंदर दो चीज़ें हैं, एक ग्रुप है एक पीरियड है। हम ग्रुप्स में भी देखेंगे और बेटा पीरियड में भी देखेंगे। ग्रुप में एटॉमिक रेडियस अगर देखा जाए तो ग्रुप बेटा होते हैं टॉप टू बॉटम वर्टिकल कॉलम। जैसे इस डायग्राम के अंदर आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि साइज ऑफ एटम डाउनवर्ड मूव करते हुए इंक्रीज हो रहा है। ये बेटा स्मॉल सर्कल है, ये लार्ज सर्कल है, तो इंक्रीज हो रहा है अगर साइज, इसका मतलब है एटॉमिक रेडियस भी ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करते हुए इंक्रीज होगा। क्यों होगा इसकी बात आगे करेंगे। इसी तरह से लेफ्ट टू राइट जब हम देखते हैं, बेटा लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए एटम का साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर एटम का साइज डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बेटा जी जो एटॉमिक रेडियस है वो भी डिक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस क्या डिक्रीज होगा, यानी साइज ऑफ एटम और एटॉमिक रेडियस के दरमियान रिलेशन कौन सा है, डायरेक्ट। साइज डिक्रीज बेटा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, साइज इंक्रीज एटॉमिक रेडियस बेटा क्या होगा, इंक्रीज। तो बुक के ऊपर आप लिख सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। अब बेटा कैसे ये डिक्रीज होता है या कैसे इंक्रीज होता है, जरा इसकी बात कर लेते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे हम लोगों ने ये ग्राफ लिया है जिसमें अभी हम एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे। ये एटॉमिक रेडियस ये, इसमें हम लोगों ने लिया है बेटा फर्स्ट ग्रुप को, 1A ग्रुप को, जिसको हम अल्कली मेटल कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब लिथियम से हम सीजियम की तरफ मूव करते हैं तो बेटा टॉप टू बॉटम मूव करते हुए ग्राफ भी ये चीज़ शो कर रहा है कि जो रेडियस ऑफ एटम है वो इंक्रीज होना है। अब ऐसा क्यों होना है बेटा, ऐसा इसलिए होना है कि जब टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। यानी जब पीरियड नंबर 1 से 2 पे आएंगे तो बेटा शेल इंक्रीज हो जाएगा, फिर 2 से 3 में जाएंगे तो मजीद एक्स्ट्रा शेल ऐड हो जाएगा। जैसे जैसे हम एक पीरियड से दूसरे पीरियड की तरफ मूव करते जाते हैं बेटा एक्स्ट्रा शेल ऐड होता जाता है। जब एक्स्ट्रा शेल ऐड होगा तो जाहिर सी बात है साइज ऑफ एटम क्या होगा, इंक्रीज होगा। और लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए क्या होता है बेटा, लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए विद इन अ पीरियड जो शेल है वो रिमेन सेम रहता है, शेल चेंज नहीं होता।
इलेक्ट्रॉन सेम शेल में एंटर होते हैं, तो बेटा लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन तो सेम शेल में एंटर हो रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। प्रोटॉन का मतलब होता है न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज बेटा इंक्रीज होगा तो वो सेम शेल के अंदर एंटर होने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे एटम का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि लेफ्ट राइट मूव करते हुए शेल बेटा जी सेम रहता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम मूव करते हुए एक्स्ट्रा शेल के ऐड होने की वजह से साइज ऑफ एटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा तो बेटा एटम का जो रेडियस है वो इंक्रीज होगा। इसी तरह से बेटा ग्राफ के अंदर भी यही चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि जैसे लिथियम से हम डाउनवर्ड मूव करते हैं सोडियम की तरफ, फिर पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, जैसे जैसे बेटा टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो जो आपके पास एटॉमिक नंबर के बढ़ने से आपके पास जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा शेल एंटर होता है। बेटा इसके लास्ट पे एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी होती है जिसका जिक्र आपके लेवल पे नहीं किया गया, लेकिन दोनों सेम ही चीजें हैं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, जैसे ऊपर हम लोगों ने बात की कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए। इसी तरह से बेटा जी लेंथेनाइड जो सीरीज है इसके अंदर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है और जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर ऐड होता है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है, 4f ऑर्बिटल्स में, यानी लेंथेनाइड f ब्लॉक से बिलोंग करते हैं ना। तो बेटा मैंने आपको कल बताया था कि f ब्लॉक इसलिए कहते हैं कि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो f में जाएगा, तो कहाँ जाता है, 4f में। अब बेटा 4f की जो शेप है ये बेसिकली सर्कुलर नहीं होती, काफ़ी डिफ्यूज टाइप की शेप होती है। जैसे आपने पढ़ा हुआ है क्वांटम नंबर के अंदर कि जो एस की शेप है वो सर्कुलर होती है, स्फेरिकल होती है, पी की बेटा डंबल होती है, डी और एफ की मोर डिफ्यूज शेप होती है। अब बेटा जितनी सर्कुलर शेप होगी ना उतना ज़्यादा शील्डिंग अफेक्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा स्फेरिकल सर्कुलर शेप किसकी है, एस की। इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन एस में है तो आपके पास क्या होना चाहिए, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एस के अंदर बेटा शील्डिंग इफेक्ट ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू पी, पी के अंदर बेटा ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू डी, और डी के अंदर ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू एफ। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहे हैं, एफ में। इसका मतलब यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से जो शील्डिंग इफेक्ट है उसके अंदर कोई ऐसा चेंज नहीं आ रही। अगर शील्डिंग इफेक्ट के अंदर बेटा चेंज नहीं आएगी तो जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, जिसका हम न्यूक्लियर चार्ज कह रहे हैं, वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अगर ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो जो साइज ऑफ एटम है बेटा वो ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के अंदर ड्यू टू लो बेटा जी शील्डिंग इफेक्ट, लो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो साइज ऑफ एटम है वो जितना होना चाहिए था डिक्रीज उतना नहीं होता, बल्कि ज़्यादा बेटा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इस कॉन्ट्रैक्शन को बेसिकली हम कहते हैं, अगर ये लेंथेनाइड सीरीज के अंदर हो रही है तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाएगा, अगर बेटा एक्टिनाइड सीरीज के अंदर हो रही है तो इसको एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाएगा। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट हमारे पास है वो आयनिक रेडियस है। आयनिक रेडियस बेटा वर्ड के ऊपर गौर करें, जैसे पीछे हम लोगों ने थोड़ी सी गौर की थी एटॉमिक रेडियस के ऊपर, हमें डेफिनेशन की समझ आ गई थी। आयनिक रेडियस मीन रेडियस ऑफ आयन। अभी डेफिनेशन की तरफ नहीं गई, हम लोग लफ्ज को देखा, हमें समझ आई कि यहाँ पे आयनिक का मतलब हो रहा है, आयनिक बेटा बेसिकली आयन्स होते हैं, यानी आयन का जो रेडियस होता है उसको हम कह सकते हैं आयनिक रेडियस। रेडियस अब बेटा ये कोई भी जो आयन्स हैं किसी भी आयनिक क्रिस्टल के अंदर जो उसका रेडियस होता है या रेडियाई होता है उसको हम आयनिक रेडियाई कहते हैं। अब इसका मतलब है पहले हमें आयन के बारे में जानना होगा कि आयन क्या चीज़ होती है। बेटा आयन के बारे में आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, एनी स्पीशीज व्हिच लूज और गेन एन इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म आयन। कोई भी स्पीशीज, कोई भी एटम जब बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो वो आयन बनाता है। उस आयन का जो रेडियस होगा उसको हम आयनिक रेडियस कहेंगे। अब आयन की टू टाइप्स हैं, एक बेटा केटायन है,
एक एनाइन। जैसे यहाँ भी शो किया हुआ है आयनिक रेडियस के बारे में कि अगर ये केटाइन है और ये एनाइन है, इन दोनों का रेडियस रेडियस को क्या करते हैं, सम अप करते हैं, जिससे आपके पास टोटल बॉन्ड लेंथ, टोटल डिस्टेंस निकल आएगा। और फिर उस डिस्टेंस के लिहाज से आप केटाइन का रेडियस मालूम कर सकते हैं, एनाइन का रेडियस मालूम कर सकते हैं। देखिए बेटा, इसको मालूम करने से पहले हमें आयंस की टाइप के बारे में जानना होगा और आयन के बारे में जानना होगा कि आयन कैसे बनता है। यहाँ बेटा एग्जाम्पल ली गई है मैग्नीशियम की। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा तो वो आयन बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेटल की बात करें तो मेटल बेटा ये इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, एक या एक से ज़्यादा लूज कर सकती हैं। जैसे सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल ली है बेटा जी मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम का न्यूट्रल एटम है जिसमें 12 इलेक्ट्रॉन है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटा लूज करेगा तो इसमें ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 10। तो आप देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद केटाइन का साइज, केटाइन यानी पॉजिटिव आयन का जो साइज है वो डिक्रीज हो गया है, किससे, न्यूट्रल एटम से। तो बेटा ये केटाइन बेसिकली वो होता है जो आपके पास पेरेंट एटम से इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बनता है। ये तो हमारे पास हो गया केटाइन। इसी तरह से बेटा जी अगर केटाइन और एनाइन के लिहाज से रेडियस की बात करना चाहें, एक तो बात आपने पीछे नोट की है कि केटाइन का पॉजिटिव आयन का जो साइज है वो हमेशा स्मॉलर होना है एज कम्पेयर टू बेटा न्यूट्रल मैग्नीशियम एटम। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वाई साइज ऑफ ए केटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। तो बेटा आप बता सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने से इसमें से जो शेल है वो कम्प्लीटली लूज हो जाता है। ये भी हम लोगों ने आगे वाली स्लाइड के अंदर डिस्कस करना है। बेटा आयनिक रेडियस, जैसे मैंने आपको बताया कि आयंस 2 टाइप के होते हैं। केटाइन हो सकता है यानी आयनिक रेडियस रेडियस ऑफ केटाइन हो सकता है, या आयनिक रेडियस रेडियस ऑफ एनाइन हो सकता है। जो केटाइन है वो हमेशा स्मॉलर होगा अपने पेरेंट एटम से। क्या वजह है, जैसे सोडियम की एग्जांपल बेटा यहाँ पे दी गई है कि सोडियम जो एटम है, पेरेंट एटम है, उसका जो रेडियस है वो आपके पास 186 पिकोमीटर है। जैसे आपकी बुक के अंदर इसकी वैल्यू दी गई है 157 पिकोमीटर। बेटा वैल्यू वेरी करती रहती है बुक से बुक, ठीक है। तो आपने बहरहाल यहाँ पे 157 जो वैल्यू है उसको आपने याद रखना है। ये बेटा सोडियम का पेरेंट एटम है जिसकी वैल्यू 157 या 186 पिकोमीटर है। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, ये 3s1 वाला ये इलेक्ट्रॉन बेटा लूज करवा दिया तो केटाइन बन गया, सोडियम आयन। अब इसका रेडियस देखें बेटा 157 या 186 से कहाँ आ गया है, 95। तो हम कहते हैं कि जो केटाइन है इसका जो रेडियस है हमेशा स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू पेरेंट एटम। अब आ जाए इधर एनाइन की तरफ। एनाइन बेटा हमेशा लार्जर होगा देन पेरेंट एटम। इसमें क्या है, इसमें बेटा जी एक कंप्लीट शेल रिमूव हो जाते हैं और जो रिपल्शन होती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, वो रिड्यूस हो जाती है। एनाइन में साइज क्यों इंक्रीज होता है बेटा, क्लोरीन जिसका रेडियस आपके पास एटम है, न्यूट्रल एटम है, पेरेंट एटम है, 99 पिकोमीटर है। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, जैसे पहले 5 थे, एक इलेक्ट्रॉन बेटा इसने गेन कर लिया, अब क्लोरीन किस में चला गया, क्लोराइड में। अब बेटा इसका जो साइज है या रेडियस है वो इंक्रीज हो गया, वो हो गया 181 पिकोमीटर। बेटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो गए, वो बेटा ये डिक्रीज हो गया। जैसे इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन पेरेंट एटम में और 17 ही प्रोटॉन है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बेटा प्रोटॉन तो अभी भी 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 18 हो गए हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज हो गया है। जब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो बेटा साइज ऑफ एटम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर इसके ट्रेंड की बात करें, आयनिक रेडियस के ट्रेंड की, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात की कि जो केटाइन है उसका साइज हमेशा स्मॉलर होना है। क्यों बेटा, उसका साइज इसलिए स्मॉलर होना है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो मुकम्मल एक एनर्जी लेवल यानी एक शेल क्या कर देता है बेटा जी, लूज कर देता है, जिसकी वजह से साइज स्मॉल हो जाता है। और आयन के अंदर लार्जर क्यों होता है, आयन के अंदर बेटा लार्जर इसलिए होता है कि जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आ जाती है और न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं जो एनायन है उसका जो साइज है वो लार्जर हो जाता है।
जैसे इस टेबल के अंदर बेटा ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं केटाइन और एनाइन के लिहाज से। अगर हम इसको ग्राफ के लिहाज से देखें तो बेटा जी पीछे हम लोगों ने केटाइन की बात की थी, यहाँ मैं एनाइन की बात करने लगा हूँ। ये देखें, ये हैलोजन एटम हम लोगों ने यहाँ पे लिए हैं। कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यानी ग्रुप 7A की बात कर रहे हैं हैलोजन की। ये पेरेंट एटम है बेटा। नो डाउट कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो आयनिक रेडियस है वो भी इंक्रीज हो रहा है और इसका ग्राफ पेरेंट एटम से ऊपर है। इसका मतलब है कि एनाइन के केस में एनाइन का जो साइज है उसके पेरेंट एटम से क्या होना है? हमेशा बेटा लार्जर होना है। इस वजह से जो एनाइन का ग्राफ है ये आपको बेटा ऊपर दिखाई दे रहा है, उसके पेरेंट एटम का जो ग्राफ है ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है। और इससे पहले हम केटाइन की बात कर चुके हैं बेटा। केटाइन की बात हम लोगों ने कहाँ पे की थी? उसका भी एक ग्राफ हम लोगों ने देखा था पीछे, उसको अगेन बेटा दोबारा से देख लेते हैं। ये अब इसमें देखें कि ये हम केटाइन का आयनिक रेडियस मालूम कर रहे हैं बेटा। ये केटाइन का भी इंक्रीज हो रहा है और पेरेंट एटम का भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो केटाइन का ग्राफ है वो आपको पेरेंट एटम से नीचे दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा जी इसका जो साइज होता है वो समान होता है। नो डाउट के इंक्रीज तो हो रहा है, होना ये इंक्रीज ही है, लेकिन बेटा जी पेरेंट एटम से क्या होगा? हमेशा डिक्रीज होगा। तो ये दो शॉर्टकट्स बेटा जी आपको पता होने चाहिए कि केटाइन का जो साइज है वो हमेशा समालर क्यों होता है? उसके पेरेंट एटम से। और जो एनाइन है उसका साइज हमेशा लार्जर क्यों होता है बेटा? उसके पेरेंट एटम से। जी बेटा, यहाँ तक क्वेश्चन पूछना चाहता हो, किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो पूछ।